नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 12 अप्रैल 2022 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे को क्या दिया हुआ है कि 70 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 90 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। एक तो तरीका है कि इसको हम सिंपली क्यूब करेंगे और सोल्व करेंगे, लेकिन वैसा हमें नहीं करना। तो हमें देखना, हम इसको मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 70, बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 20 और सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस 90। तो अगर मैं देखूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब, ये मेरे को बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो अगर मैं देखूं इसको, तो ए प्लस बी और प्लस सी, अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, तीनों को ऐड करने के बाद इक्वल टू 0 आएगा। अगर ऐसी कंडीशन रहती थी तो इसका मान क्या होता था कि ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी 3ab। तो इधर से वैल्यू रख दूंगा मैं इसकी उठा के ए बी और सी की, तो इज इक्वल टू 3 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 70 और बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 20 और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है इंटू माइनस 90। तो माइनस आ गया इधर, तो इसका मतलब ये तो मेरे को पता चल गया जो मेरा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो ये और ये वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता, या तो ये होगा या ये होगा। अगर मैं तीनों की मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई मेरे पास आएगी 378 और 000, और ये माइनस इधर था तो माइनस लगा देंगे। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को दिया होगा कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में 72,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 हो जाती। तो 10 साल में वो राशि कितनी हो जाती है साधारण ब्याज की दर पर 72,000 रुपये हो जाती है। और 6 साल में कितनी होती है वही राशि, तो 6 साल में वही राशि 59,200 रुपये होती है। तो अभी डिफरेंस कितना है, इधर 4 साल का डिफरेंस है और इधर राशि में कितना डिफरेंस है, मतलब जो भी इनका ब्याज लगा इस पे 10 साल में जो लगा और 6 साल में जो आया, तो उनका डिफरेंस कितना है मेरे पास 008 और ये मेरा आया 2 और ये मेरा आया 1, तो 12,800 रुपये। तो 4 साल में 12,800 है, तो 1 साल में कितना होगा, तो 1 साल में 3200 रुपये साधारण ब्याज आया होगा। तो 10 साल में यही कितना रहा होगा, तो 10 साल में यही 32,000 रुपये हो गया होगा। और राशि कितनी होगी थी 10 साल में मेरी 72,000 होगी थी, और उसमें से 32,000 रुपये तो इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल कितना है इधर से मेरा, तो प्रिंसिपल था मेरा 40,000 रुपये। अभी उसने क्या बोला है कि 2% ब्याज की दर मैंने ज्यादा कर दी, तो राशि 76,000 कितने साल में हो जाएगी। तो पहले तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा इधर से, तो मतलब 3200 रुपये का इंटरेस्ट आया 40,000 रुपये पे 1 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर से कितनी निकल के आई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर से मेरी निकल के आई 8%। तो अभी बोल रहा है कि 2% ज्यादा कर दी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी बढ़ के कितनी होगी 10%। तो अभी 76,000 करनी है, तो 40,000 से 76,000 होने में कितने की कमी है, तो इसमें 36,000 रुपये की कमी है। तो 1 साल में 10% के हिसाब से इस पे कितना ब्याज मिलेगा 4,000 रुपये, और 36,000 कितने में मिलेगा, तो ये 9 साल में मिल जाएगा मेरे को जो ब्याज मिलना है। तो वही उसने पूछा है कि वो राशि 76,000 कितने टाइम में हो जाएगी, तो वो राशि 9 साल में हो जाएगी मेरी 76,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को दिया है कि यदि कोट बी इज इक्वल टू 12/5 है तो सीकेंट बी का मान बताओ। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इधर मैं मान लेता हूँ ये मेरा बी है। तो इसमें अगर मैं कोट बी निकालना चाहूँ तो ये मेरा 12 आएगा और ये मेरा आएगा 5। तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगा। तो इसी में अगर मेरे को सीकेंट बी बताना हो तो सीकेंट बी ये अपन ये होता है, तो 13 डिवाइड बाय 12, तो ये मेरा सीकेंट बी की वैल्यू आई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा 13/12, तो ये सेकंड ऑप्शन मेरा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा DI से है, क्या दिया हुआ है कि निम्नांकित बार ग्राफ 2014 से 2018 तक ए और बी प्रकार की कारों के निर्यात को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब जो ब्लू वाला है ना, तो ये तो कार है ए है, और ये जो रेड वाला है ये कार बी है। तो मेरे से पूछा क्या उसने कि 2014 और 2018 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात का 2015 और 17 में बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात से अनुपात कितना है। मतलब 14 और 18 में, तो ये 14 है और ये मेरा है 18। तो इसमें ए प्रकार की कार कौन कौन सी है, एक तो ये 200 है और इधर है 300, तो टोटल कितनी होगी मेरे पास, तो टोटल मेरे पास होगी 500। तो रेशियो बताना है, तो रेशियो का सिंबल लगा दिया मैंने। तो फिर 2015 और 17 में बी प्रकार की कार, तो ये 15 है और ये 17 है। इसमें बी प्रकार की कार कितनी है
250 और 275, तो ये मिला के कितनी होंगी 200 400, तो ये मेरी होगी 525। अगर मैं इसको कट करना चाहूँ तो ये कितने से कट होगा मेरा, अगर मैं इसको 25 से कट कर देता हूँ तो 25 दूनी 50 और 0, तो ये मेरा होगा 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, तो ये मेरा रेशियो आया 20:21। तो वही मेरे से पूछा था, तो 20:21 कौन सा ऑप्शन है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा फिर DI से है। क्या दिया हुआ है कि निम्नांकित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाला मासिक व्यय दर्शाया गया। तो ये दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट हेड्स, मतलब अलग अलग मदों पे खर्चा दिखाया हुआ कि रेंट पे कितना है, चिल्ड्रन एजुकेशन पे कितना, फूड पे कितना, ट्रांसपोर्ट पे। तो मेरे से पूछा क्या है, किराए पर खर्च की गई पारिवारिक आय का प्रतिशत कितना है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो किराए पर जो खर्चा हुआ है वो टोटल खर्चे का कितना % है। तो रेंट पर मैं देख लेता हूँ कितना है। रेंट पर मेरा है 60 डिग्री, तो ये ओवरऑल कितना होता है 360 डिग्री होता है मेरा। तो 60 डिग्री कितना है, तो 60/360 और इंटू में 100। अगर इसको मैं कट करूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा 1/6, और 1/6 मेरा परसेंटेज में कितना होता है 16 से ही 2/3%। तो 16 से ही 2/3% कौन सा ऑप्शन है, तो एक बार ऑप्शन देख लेता हूं मैं, तो ये मेरा है ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे को दिया हुआ है कि किसी समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसने क्या दिया होगा कि लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये मेरा कितना होगा x + 17। तो ये अभी क्या दिया हुआ है कि उसका एरिया, तो एरिया क्या होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट इंटू x और इंटू x + 17। तो ये किसके इक्वल है, ये है मेरा 84 के इक्वल। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये क्या आएगा मेरा x² + 17x इजिकल टू ये कितना आएगा 168। तो इसको क्वाड्रेटिक को सोल्व करूँ तो ये x² + 17x और -168 इजिकल टू 0। अभी मेरे को 168 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनका डिफरेंस तो +17 आए और उनकी मल्टीप्लाई आए मेरे पास -168। तो ऐसे कौन से टुकड़े होते हैं, तो ये होंगे मेरे 7 × 24। तो इनका डिफरेंस तो 17 आएगा और इनकी मल्टीप्लाई आएगी 168। तो अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को ये तो प्लस का लेना है 24 और ये वाला में लेना है माइनस का। अभी x स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है 1 है, तो अपॉन 1 और अपॉन में 1। तो इधर से मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू एक तो मेरे पास आएगी 7 और एक x की वैल्यू मेरे पास आएगी -24। तो भुजा माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब x मेरी है 7, तो ये तो मेरी 7 आ गई और ये मेरी होगी 24। तो ये 7 24 और ये होगी 25। तो अभी इनको ऐड करूंगा मैं तीनों को, तो 5 और 4 9 और 7 16 6, तो ये मेरी होगी 56। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर मेरा 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा सिंप्लीफिकेशन से है। क्या दिया हुआ है कि 5 - 35 डिवाइड बाई 5 × 15 + 5/12 - 2। तो नीचे वाले को अगर सोल्व करूंगा तो मेरा कितना आएगा 10 आएगा। अगर मैं इन तीनों को सोल्व करना चाहूँ तो तीनों को सोल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरा, तो 5 से कट करूंगा तो 5 × 7 = 35, 7 और 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 105। तो ये कितना आएगा 5 - 105 और +5। तो ये माइनस का 105 है और ये प्लस के 5 और 5 है, तो 10 इसमें से माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ गया इधर, तो मेरा आ गया -95 और अपॉन में 10। तो ये कितना हो गया मेरा -9.5। तो कौन सा ऑप्शन है मेरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार संख्याएं हैं, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो मतलब 9 संख्याओं का औसत क्या होता है, मतलब एक बीच में कोई टर्म रहेगी तो 20 दिया हुआ उसने, तो अभी 9 संख्याएं थी तो एक तो यही होगी, तो अभी 4 इधर बची होंगी और 4 इधर बची होंगी। तो इसमें से 20 में से अगर मैं 4 माइनस कर देता हूँ तो 16 आएगा मेरा। अगर मैं 4 प्लस करता हूँ तो 24 आएगा। तो मतलब उसने क्या पूछा, अभी सबसे छोटी संख्या पूछी हुई मेरे से, तो सबसे छोटी मेरी कितनी आई 16। अगर वो पूछ लेता कि बड़ी क्या होगी तो बड़ी मेरी 24 होती, तो अभी उसने छोटी पूछी है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे को दिया हुआ है कि पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपीज प्रति लीटर था। एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है।
मतलब 1 लीटर में वो कार 15 किलोमीटर चलती है। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय में कितनी वृद्धि होगी, तो हमें रुपीज में बताना है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ कि उसकी जो कार है वो कितना पेट्रोल खर्च करती है। तो मतलब वो 3045 किलोमीटर तो चली और उसकी एवरेज कितना देती थी 15 की 1 लीटर में। तो कितने लीटर आएगा निकल के इधर से, ये 203 लीटर, मतलब वो टोटल 203 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। तो अभी क्या बोल रहा है कि पहले 82 रुपीज पर लीटर था, तो 5% की वृद्धि हुई, तो इसका 10% कितना है 8.2, तो 5% कितना होगा इसका 4.1, तो 4.1 रुपीज पर लीटर उसका बढ़ गया अभी खर्चा, और था कितना 203 लीटर, तो ये है 203 और 4 रुपए 1 लीटर पे बढ़ गए, तो टोटल ये खर्चा उसका बढ़ेगा। तो इसको सिंपली क्या करना है, अभी इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 41 कितना होता है 123, तो 23 आ गया, तो 1 बच गया। 41 दूनी 82 और 1 83, और इधर आएगा पॉइंट, तो मेरा कितना आ गया 832 रुपीज, मतलब 832 रुपये उसको ज्यादा देना पड़ेंगे ये 5% वृद्धि होने की वजह से। तो 832 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे को दिया हुआ है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपए में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। मतलब ये 425 जो है ना 85 की वैल्यू दी हुई है, तो 85 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 425। तो अभी मेरे से क्या पूछा है कि 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो मेरे को 105 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 105 और डिवाइड में मैं करूंगा 85, तो ये कितने पे कट होगा, तो ये 5 पे कट होगा इधर मेरा, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके मेरा कितना आएगा 525। तो इतने पे मेरे को बेचना चाहिए 5% का लाभ लेने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन है मेरा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा डीआई से है, क्या दिया हुआ है कि निम्नांकित हिस्टोग्राम 30 अंकों की एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। किसी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे। तो मेरे से पूछा क्या है, कितने छात्रों ने कुल अंकों के 2/3 से कम अंक प्राप्त किए। तो टोटल अंक कितने थे मेरे पास 30 थे, तो इसका 2/3 कितना होगा, तो इसका 2/3 20 होगा। तो मतलब ये बोल रहा है कि कितने छात्रों ने 2/3 से कम अंक प्राप्त किए, मतलब 20 से कम कितने ने प्राप्त किए, तो ये 20 मेरा इधर है। तो बोल रहा है कि इससे कम कितनों ने प्राप्त किए। तो अभी मैं देख लेता हूँ ये कितना होगा 8 और 7 15, 15 और 8 23 और 2 25, तो 25 छात्रों ने ना 2/3 से कम प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, मैं एक बार ऑप्शन नंबर देख लेता हूँ, तो मेरा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे को दिया हो कि ए बी और सी एक काम को 8, 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें 5550 रुपए प्राप्त हुए। प्राप्त राशि में बी का हिस्सा हमें बताना है। तो अभी क्या दिया हुआ है कि ए बी और सी 3 बंदे हैं, ए बी और सी, और बोल रहे हैं कि एक 8 दिन में काम करता है, एक 10 दिन में काम करता है और एक 12 दिन में काम कर सकता है। तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, इनका एलसीएम आएगा 120। तो इसकी एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आई 15, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 12, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 10। तो मैं इनकी तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ लेता हूँ, क्योंकि जो मेरे को हिस्सा डिवाइड करना है ना उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग करना है। तो तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 37, मतलब 37 एफिशिएंसी है तीनों की, तो उन्हें 5550 रुपए मिलते हैं। तो अगर एक एफिशिएंसी रहेगी तो उन्हें कितने रुपए मिलेंगे, तो उनको 150 रुपए मिलेंगे, मतलब 150 पे कटेगा ये। तो अभी किसका पूछा हुआ है, अभी उसने पूछा है मेरे से बी का। तो 12 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा 1800 रुपए। तो मतलब बी का हिस्सा जो इसमें रहेगा ना 5550 में 1800 रुपए रहेगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेता हूँ, ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में मेरे को दिया होगी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि r दोनों में सेम दिया हुआ है तो मैं उसको दोनों को r मान लेता हूँ, माइनस 1/3 पाई r स्क्वायर और h। तो h कितना दिया हुआ है मेरे पास 10 दिया हुआ है, तो इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ 1/3 पाई r स्क्वायर। तो मेरा इधर कितना बच गया, इधर मेरा बच गया 4r और माइनस h मेरे पास कितना दिया हुआ है 10। तो इसकी वैल्यू रख देता हूँ इधर उठा के। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा 1/3 इंटू पाई कितना होता है मेरा 22/7 और इंटू r स्क्वायर मेरा कितना है 7 × 7। और इसको मैं अगर सोल्व करके लिखूंगा तो 4r कितना होगा मेरा 28 और उसमें से 10 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास 18। तो मैं 7 से 7 को कट करूंगा और 3 से कितने पे जाएगा 6 पे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ गया मेरा 22 × 42। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा 22 दूनी 44, 4 22 चौका 88 और 4 92। तो मेरा आ गया 924। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा ऑप्शन नंबर है 3।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे को दिया हुआ है कि यदि 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, तो मेरे से क्या पूछा हुआ कि 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। तो इसको मैं सोल्व करूंगा, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी है। इधर से मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा और थीटा की वैल्यू मैं इस फंक्शन में पुट करूंगा और इसको सोल्व करके इस फंक्शन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। तो tan थीटा को मैं x मान लेता हूँ, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 3 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास -12 और ये कितना है +1। अभी मेरे को -12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनकी मल्टीप्लाई तो -12 आए और उनका जोड़ +1 आए। तो इसके टुकड़े कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो 4 और एक 3। तो 4 मेरे को प्लस का लेना पड़ेगा और 3 मेरे को माइनस का, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 आए और इनको ऐड करूं तो +1 आए। अभी इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 3 है, तो मैं दोनों को 3 से डिवाइड कर देता हूँ और इसका साइन चेंज करूंगा जब x की वैल्यू निकालूंगा। तो इधर से एक x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी -4/3 और एक मेरे पास आ गई 1। तो tan थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आई है tan थीटा इज इक्वल टू 1 और ये कब होता है, ये होता है 45 डिग्री पे। तो इधर से थीटा की वैल्यू मेरे को पता चल गई कि 45 डिग्री है। तो इस फंक्शन में मैं पुट करूंगा थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा और cos थीटा 45 पे सेम होते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 sin थीटा भी लिख सकता हूँ और 5 cos थीटा भी। तो 5 इंटू साइन थीटा मतलब 45 डिग्री है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2 और अपॉन में तो ये कितना हो गया 2 इंटू सेकेंड थीटा या कोसिकेंट थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है √2। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 5/4। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन है, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में मेरे को दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC में कोण बी का समुद्विभाजक AC से बिंदु D पर मिलता है। तो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है मेरी ट्राइंगल ABC। तो मेरा पॉइंट है A, ये मेरा पॉइंट है B और ये मेरा पॉइंट है C। अभी क्या बोल रहा है कि B का समुद्विभाजक AC से बिंदु D पर मिलता है, मतलब ये एंगल B है, इसका समुद्विभाजक AC से D पर मिलता है। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो अभी क्या दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये मेरा 12 है और BC इज इक्वल टू 18, तो ये BC 18 है और AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो मेरे को क्या बताना है कि मेरे को AD की लेंथ बतानी है, ये वाली लेंथ मेरे को बतानी है। तो मेरे को पता है कि AD रेशियो DC क्या होगा, ये दोनों का रेशियो होगा AB रेशियो BC। तो इनका रेशियो कितना है मेरे पास, इनका रेशियो मेरे पास आया 2:3। तो टोटल कितनी है मेरे पास 15 है, तो मतलब 5 की वैल्यू 15 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो ये मेरी हो जाएगी 6, ये मेरी हो जाएगी 9। अभी क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, मेरे से AD की वैल्यू पूछी थी, तो AD मेरी आई है 6 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में मेरे को दिया होगी निम्नांकित बार ग्राफ 5 राज्यों A, B, C, D और E में युवाओं की कुल संख्या लाखों में और रोजगार शुदा युवाओं की संख्या लाखों में को दर्शाता है। तो पूछा क्या हुआ मेरे से, राज्यों A, C और E के मिलाकर कुल युवाओं की संख्या, मतलब ये A है, ये C है और ये E है, तो कुल युवाओं की संख्या कितनी है इधर, तो ये हो गया 12 और इधर कितना हो गया 11.5, तो ये हो गया 23.5 और ये हो गया मेरा 9, तो ये मेरा हो गया 32.5। तो अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि राज्यों B, C और D के मिलाकर कुल रोजगार शुदा B, C और D, तो मतलब ये वाला B है, ये C है, ये D है, रोजगार शुदा मतलब एम्प्लॉयड यूथ। तो इधर कितना 7 और 10 17 और ये 7.5, तो मेरा हो गया 24.5। तो इनका मेरे को क्या निकालना है, युवाओं की संख्या से अनुपात। तो मेरे को रेशियो बताना है, तो पॉइंट से पॉइंट जाएगा तो कितने पे कटेगा 5 से, तो 5 6 30 और 5 5 25 रेशियो, तो 5 चौक 20 और 5 9 45, तो ये कितना आया 65:49। तो एक बार मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में मेरे को दिया हुआ है कि बिंदु P से एक वृत्त तक स्पर्श रेखा खींची जाती है, जो वृत्त से बिंदु T पर इस प्रकार मिलती है कि PT इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर है। छेदक PAB बिंदु A और B पर वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। यदि PA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और एक पॉइंट ले लेता हूँ इधर बाहर P, तो इसकी स्पर्श रेखा खींच देता हूँ सबसे पहले, तो ये होगी P और
टी। पीटी इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 10.5। तो अभी क्या बोल रहा है कि एक छेदक रेखा है, मतलब सीकेंट पी ए बी, मतलब वो इस तरह आएगी। तो ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। तो अभी उसने क्या दिया हो कि पी ए इज इक्वल टू 7 है, तो ए भी मेरे को निकालनी है। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ एक्स। तो अभी मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो पी टी कितना है मेरे पास 10.5 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, ये मेरा 21/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू पी ए मेरा कितना है 7 और पी बी मेरा कितना है x + 7। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये कितना आएगा 441/4 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस 7। तो ये कितने से 7 से कट होगा, तो 7 6 42 और 7 3 21। तो ये कितना आएगा सोल्व करके, ये मेरा आ जाएगा 15.75 और इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो इधर से x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, ये मेरी आ जाएगी 8.75। तो ए बी की वैल्यू मेरी आई 8.75। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, मेरा ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में मेरे से पूछा हुआ है कि 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख लेता हूँ 335 इंटू 608 इंटू 853 और इसको डिवाइड करता हूँ 13 से। तो 13 को अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा मेरे पास, 13 दूनी 26, तो यह आया 75, 13 6 78। तो इधर से आ गया मेरा -3। अगर मैं इसको करूं तो 13 चौक 52, 52 और 8 60, 88। तो 13 6 78 और 13 7 91। तो इधर से भी कितना बचेगा मेरा -3 और इंटू, तो ये इंटू का साइन है इन दोनों के बीच में, तो इधर भी इंटू। तो इसको मैं करूंगा कितना, तो 13 6 78, ये 73 आ गया इधर। तो ये कितने में जाएगा 13 6 78, तो कितना बचेगा -5। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना आ जाएगा 3 3 9 45 -45/13। अगर मैं 13 में मेरे को ये ऐड करते हुए जाना है, ये 45 जब तक ये पॉजिटिव ना आ जाए। तो इसको मैं कितने पे ऐड करूंगा, तो इसको मैं 13 चौक 52 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसमें ऐड कर देता हूँ 45 में। तो माइनस का 45 है और प्लस का कितना है 52। तो इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो 12 में से 5 गया 7, तो प्लस का 7। तो ये 7 क्या आएगा मेरा 13 से डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में मेरे को दिया हो कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपए है। अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने के बाद 25 रुपए का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ निकटतम पूर्णांक तक सही ज्ञात कीजिए। तो मतलब मार्क प्राइस मेरे को कितना दिया हुआ है 625 और क्या दिया हुआ है 32% की छूट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8.25। अगर मैं इस पे छूट दूं तो कितनी आएगी 25 8 200। तो डिस्काउंट मेरा आ गया 200 रुपए। तो डिस्काउंट आने के बाद क्या आता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना आया 425। अभी बोल रहा है कि इसमें 25 रुपए का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना होगा 400। तो अभी क्या बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ निकटतम पूर्णांक तक सही ज्ञात कीजिए। मतलब 25 रुपए का लाभ है कितने के ऊपर 400 के ऊपर, तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको कट करके कितना आएगा मेरा आएगा 6.25। तो कितना निकटतम पूर्णांक में मेरे को बताना था, तो निकटतम पूर्णांक में कितना होगा मेरा 6%। तो ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में मेरे को दिया होगा कि वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 के अनुपात में थी तो बी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। मतलब 4 साल पहले उनकी जो एज है उसका रेशियो ये है। अगर मैं 4 ऐड भी कर देता हूँ तो उनका डिफरेंस तो फिर भी सेम ही रहेगा। तो इधर वर्तमान में डिफरेंस कितना हुआ दिया हुआ है, तो 8 साल का डिफरेंस दिया हुआ है। तो इधर से मेरे को पता चल गया कि एक की वैल्यू मेरे पास 8 है, तो इधर ये 8 आएगा और ये आ जाएगा 16। तो ये ए था और ये था मेरा बी, तो ये 8 और 16 आ गया। तो ये क्या है, ये मेरी ए और बी की 4 साल पहले की आयु आई है। अगर मैं इसमें 4 ऐड करूंगा तो ये 12 हो जाएगा, अगर इसमें 4 ऐड करूंगा तो ये 20 हो जाएगा। तो ये ए और बी की प्रेजेंट एज आ गई, तो ये ए की प्रेजेंट एज है, ये बी की प्रेजेंट एज है। तो मेरे से पूछा क्या कि बी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है, तो बी की वर्तमान आयु ये वाली है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ये मेरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में मेरे को दिया हुआ है कि 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। या तो मैं रिमाइंडर थ्योरम से इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ कि 9 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल और ये 4 का मल्टीपल कोई रहेगा तो, या फिर मैं ऐसा करता हूँ इनको सभी को 7 से एक बार डिवाइड करके देख लेता हूँ। अगर कोई एक ही ऑप्शन 7 से डिवाइड होने वाला होगा तो वही मेरा आंसर होगा। अगर एक या एक से ज्यादा 7 से डिवाइड होने वाले ऑप्शन होंगे तो फिर हम प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को डिवाइड करता हूँ।
तो 7 बजे 35 15, तो ये वाला 7 से डिवाइड नहीं होता। तो 7 एकम 7, 35 3 35, तो ये वाला होता है 7 से डिवाइड, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। तो इसको देखूंगा मैं, 7 21 7 6 42, तो ये भी 7 से नहीं होता। तो इसको चेक करूंगा तो ये भी नहीं हो रहा 7 से डिवाइड। तो ये एक ही ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर 2, जो 7 से डिवाइड होता है। तो इसलिए मेरे को कोई आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, तो यहीं पे मैं अपना आंसर टिक करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में मेरे को दिया हुआ कि दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:7 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो इसकी स्पीड कितनी आ गई मेरे पास, 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये मेरे पास आ गई। तो दोनों ट्रेनों की चाल का योग कितना है, तो मतलब इधर से ये पहले वाली ट्रेन थी जो उसकी चाल का रेशियो कितना था 2, तो 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, मेरे पास 50 आई है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 25, तो मेरे को निकालना क्या है, दोनों का योग। तो मतलब मेरे को 9 की वैल्यू मेरे को बतानी है, तो 9 की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 225 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में मेरे को दिया हुआ कि दो बेनिष्ठ स्पर्श रेखाएं AC और BD दो ऐसे समान वृत्तों को क्रमशः बिंदु A, C, B और D पर स्पर्श करती हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। यदि BD की लंबाई 48 सेंटीमीटर है तो AC की लंबाई क्या है, तो BD मेरे पास कितनी दी है 48 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है मेरे से, तो उसको AC की वैल्यू पता करनी है। तो AC की वैल्यू क्या होगी ये मेरे को बतानी है। तो मेरे को एक बात मालूम है, जो AC की वैल्यू होगी ना वो BD से हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि इनका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। अगर मैं इधर से AC की वैल्यू निकालूं तो AC मेरे पास क्या होगी D का स्क्वायर, और D क्या है दोनों के केंद्र के बीच की दूरी, और माइनस R1 माइनस R2 और पूरे का होल स्क्वायर और इसका पूरे का अंडर रूट। तो ये मेरी AC की वैल्यू आएगी। और इधर से अगर मैं BD निकालना चाहूँ तो BD मेरा क्या होगा D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 और पूरे का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो मतलब D दोनों में सेम है और माइनस का सिंबल भी सेम है। इधर तो R1 और R2 का डिफरेंस आया है और इधर R1 और R2 को ऐड किया हुआ है, मतलब कुछ ज्यादा वैल्यू D में से घटाई हुई है और इधर कम वैल्यू D में से माइनस की हुई है। तो क्या आएगा, हमेशा जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो वैल्यू रहेगी ना वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से हमेशा ज्यादा होगी। तो मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा ना वो 48 से ज्यादा आएगा, कम नहीं आ सकता, ना इसके इक्वल आएगा। तो मैं एक बार ऑप्शन देख लेता हूँ अपने, ऑप्शन क्या है 40 नहीं हो सकता, 30 भी नहीं हो सकता और ये 48 इक्वल भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास 50 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर 3। तो ये मेरा राइट आंसर होगा और कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आप चाहो तो इसको इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल के देख सकते हो। तो मेरा आंसर 50 सेंटीमीटर आएगा AC की वैल्यू। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में मेरे को दिया हुआ है कि यदि x + y + z = 11 और xy + yz + zx = -6 और x³ + y³ + z³ = 1604 है, तो x y z का मान बताओ। तो मेरे को पता है एक फॉर्मूला होता है कि x³ + y³ + z³ और -3xyz = किसके होगा x + y + z के, ये मैंने लिख लिया x + y + z और इंटू x + y + z का होल स्क्वायर -3 × xy + yz और प्लस zx। अभी सभी की वैल्यू मेरे को मालूम है, तो इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास क्वेश्चन में 1604 और माइनस xyz की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो इसको मैं सेम लिख लूंगा ऐसे का ऐसे, और xyz कितना दिया हुआ है 11 इंटू इधर आएगा 11 का स्क्वायर 121 और -3 × xy yz zx कितना है -6। तो ये -6 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आ जाएगा -6। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा 11 × 121 और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा +18। तो 18 इसमें प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 11 × ये मेरा आ जाएगा 139 और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा 9, ये 2, ये 5 और 1। इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और 3xyz को इधर लेके आऊंगा ये प्लस का हो जाएगा। तो इसमें से मैं अगर इसको माइनस करूं 1529 को तो 14 में से 5 गया 9 और 9 में से 2 गया 7, तो = किसके हो जाएगा 3xyz के। तो इधर से xyz की वैल्यू क्या आई मेरे पास निकल के 25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में मेरे को दिया हुआ कि एक वर्टिकल पोल और एक वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। तो मैं एक टावर बना लेता हूँ और एक पोल बना लेता हूँ, तो दोनों को मिला लेता हूँ, ये मेरा है ग्राउंड। अभी क्या दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर खंभा और ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार है कि खंभे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
मतलब जो मीनार है वो ज्यादा बड़ी रहेगी। तो ये वाली मीनार है, ये मीनार होगी। और ये इधर मेरा है, ये क्या है, ये मेरा है खंबा। अभी क्या बोल रहा है कि इसके शीर्ष से और इसके शीर्ष तक जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। तो इसको मैं इधर मिला लेता हूँ। जो एंगल है मेरा 60 डिग्री है तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो मतलब अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिलाऊं तो ये जो एंगल बनेगा ये मेरा 30 डिग्री होगा। यदि खंबे की ऊंचाई 24 मीटर है तो ये 24 रहेगी। तो मीनार की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करें। तो अगर ये 24 है तो ये भी 24 रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली जो लेंथ है। तो अभी मेरे को मालूम है ये ट्राइंगल है जो इसमें 60 डिग्री है, तो ये मेरा √3 होता है और ये होगा मेरा 1। तो इधर इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूंगा तो ये कितना है 30, तो इसके सामने कितना होगा 1 और इधर होगा √3। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 24√3। तो एक की वैल्यू 24√3 है, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, तो इंटू √3 करूंगा इसके साथ, तो मेरी हो जाएगी 24×3 = 72। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो मेरे पास आ जाएगी 72। तो अभी उसने क्या पूछा है कि मीनार की टोटल ऊंचाई, तो 72 तो यहाँ से यहाँ तक है और 24 ये है। तो दोनों का ऐड करके मेरे पास कितनी आएगी 96। तो मीनार 96 मीटर ऊंची है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों को बाइलिंगुअल में ये PDF चाहिए इन पेपर्स की तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।